ग्लोकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसको हम मेनली इसके लिए एक टर्म आया हुआ है। आंख में नस होती है जो ब्रेन को सप्लाई करती है, या जो मोटे चश्मे लगा रहे हैं जैसे हाई मायोपिक है, दूरी के नंबर ज्यादा है तो वो रिस्क फैक्टर है। बड़ी आंखें अगर हम आंखों में ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट की तरह सोचे तो वो एक तो रहता है मायोपिक, हाई रिस्क, नंबर आने के चांसेस रहते हैं बड़ी आंखों में। ये रीजन होते हैं। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ हैं नेत्र सर्जन राज आई हॉस्पिटल संध्या यादव जी, जिनसे हम बात करेंगे कुछ अहम मुद्दों पर। संध्या जी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका। थैंक यू सो मच। और शुरुआत करना चाहूंगी, जैसा कि आपके हॉस्पिटल के थ्रू जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ग्लूकोमा को लेकर के, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों से साझा करें। देखिए, अभी वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक चल रही है। 8 से 14 मार्च के बीच में ग्लूकोमा के लिए हम अवेयरनेस बताएं ताकि मरीज सही टाइम पे वो हम डायग्नोज कर पाए। और ग्लूकोमा एक लीडिंग कॉज और आप कह सकते हैं सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है, जो परमानेंट डैमेज कर देती है आंखों को। बट ये कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल है अगर सही समय पे डायग्नोज हो जाए। तो हमारा मकसद यही है कि लोग जो हम बताएं वो जागरूकता फैले और वो आकर एक बार स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। जी जी, जागरूकता अभियान तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि लोग इस चीज को लेकर अवेयर हों और ट्रीटमेंट टाइम से लेना शुरू करें। मेरे मन में ये सवाल बार बार आ रहा था कि जागरूकता अभियान की जरूरत मुझे लगता है अमूमन उन बीमारियों में या उन परेशानियों को लेकर होती है जिनको लेकर लोग ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं, जो जल्दी शायद पकड़ में नहीं आती, जिनके सिम्टम्स बहुत क्लियर नहीं होते। तो ये ग्लूकोमा है क्या, क्यों ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से इसके लिए आपको एक स्पेशल जागरूकता अभियान चलाना पड़ रहा है? जैसे कि ये जो ग्लूकोमा है ये मेनली हमारी ऑप्टिक नर्व, आंख में नस होती है जो ब्रेन को सप्लाई करती है, तो इसकी डैमेज होने लगती है और ये इरिवर्सिबल डैमेज होती है। और ये मेनली इसका कारण रहता है आंख में हमारे कुछ पानी होते हैं जिसे हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। तो उसकी सर्कुलेशन, जैसे वो आंख में आगे से पीछे सर्कुलेशन होते रहती है, तो वो एक आप समझ ले एक छेद है जिससे पानी बहते रहेगी। अब उसमें कोई ब्लॉकेज आ गया तो आंख की प्रेशर बढ़ सकती है, प्रेशर बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, हमारी जो नस है ऑप्टिक नर्व उसको डैमेज करेगी, डैमेज करेगी तो रोशनी खत्म होगी। अच्छा, आंखों में पानी, ये जो आंख में हल्की हल्की सी नमी दिखती है नहीं, ये जो नमी है ये तो हमारी टीयर फिल्म हो गई, जो ऊपर की परत की पानी है। ये जो पानी रहता है ये अंदर रहता है, आंख के अंदर, जिसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। तो ये सर्कुलेट करता है और न्यूट्रिशन सारा सप्लाई जो हमारी आंख को जरूरत है इसी से मिलती है। अच्छा, इसके साथ एक व्यक्तिगत तौर पे मैं करके सोचती हूँ, जब हम सोकर उठते हैं तो मोस्टली हमारी आंख से हल्का सा पानी आता है। तो क्या ये वही है? नहीं, ये ड्राई आई के सिम्टम है जो आप बता रही हैं। सोकर उठते हैं तो जैसे हम आंख रात भर बंद रहती है तो फिर ऑक्सीजन सप्लाई भी कम रहती है, तो सुबह उठती है तो ड्राई आई की ये सिम्टम है। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसको हम मेनली इसके लिए एक टर्म आया हुआ है कि इट इज अ साइलेंट थीफ ऑफ साइट, कि ये बता कर नहीं आती है ना, आपको बहुत सारे सिम्टम देगी और एक ही बार जो इसका रिजल्ट है या आउटकम हम बोल सकते हैं वो एक ही बार ये है कि विजन लॉस हो गया और जिसको हम बचा सकते थे। तो मेनली इसमें क्या रहता है कि शुरुआती दौर पे अगर जैसे मैंने आपको बताया पानी की सप्लाई रुकने पे होता है, तो 2 टाइप के होते हैं ये। एक में होता है एंगल ओपन, एक होता है क्लोज एंगल। जो क्लोज एंगल टाइप है उसमें तो मरीज को तुरंत पता चल जाता है। उसमें क्या रहता है कि एकदम लाली होगी, पानी होगी और एकदम दर्द होने लगेगा, तो मरीज आएगा तुरंत अस्पताल, तो उसको हम देखेंगे, दवा देंगे और वो लेजर से ठीक हो जाता है। बट जो दूसरे टाइप का है जिसमें ओपन एंगल होता है, उसमें क्या रहता है, कोई शुरुआती सिम्टम ही नहीं है, ना मरीज को पता है। बीच में इसमें क्या रहता है, सेंट्रल विजन इंटैक्ट रहती है, साइड की विजन, पेरिफेरल विजन या विजुअल फील्ड हम जिसे कहते हैं वो लॉस होता है। तो इसमें पेशेंट को या मरीज को उन्हें खबर नहीं होती है कि हमारी साइड की रोशनी खत्म हो रही है, तो इसीलिए पता नहीं चल पाता है, तो आने में लेट हो जाता है। पर ये थोड़ा अजीब है ना कि हम सामने देख रहे हैं और अगल बगल की चीजें हमें दिख रही हैं और लोग इसको नोटिस नहीं करते। नहीं, जैसे शुरुआती क्या रहता है ना, जैसे हमारा हम बैठे हैं, टेम्पोरल, नेजल, सुपीरियर, ये फील्ड है हमारा। तो अगर उनका एक आंख से स्टार्ट हुआ, एक आंख से तो उन्हें सारा कुछ दिख रहा है, दूसरे आंख से
हल्का स्टार्ट जब हुआ तो पेरिफेरल विजन गया, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मेनली जो ये होता है ये 40 साल की उम्र के बाद और 60 साल के, तो वो ऑलरेडी उनके बुजुर्ग हम कह सकते हैं, तो वो इतना ध्यान भी नहीं देते हैं कि, और एक तो रहता है कि हम आई के मामले में भी बहुत लोग लापरवाह भी रहते हैं। और ये जो मोस्टली इनका माइंडसेट होता है कि हम 40 के हो गए, हमारी उम्र एक हो गई है, तो आंखें कमजोर हो रही होगी, तो ये यही जो माइंडसेट है, तो उसके चलते वो समझ नहीं पाते। या सबको आजकल लगता है सफेद मोतिया, जो मोतियाबिंद है, तो वो सोचते उम्र के साथ मोतियाबिंद हो रहा है हमें, और जाएंगे आंख खुलवाएंगे। ऐसे आते हैं मरीज कि हमें दिख नहीं रहा है, हम आंख खुलवाने आए हैं। ये जब खुलवाने का क्या सेंस होता है? खुलवाने का मतलब ये टर्म है कि मोतियाबिंद की सर्जरी करवाने आए। अच्छा, खुद से वो मान लेते हैं कि हमें मोतियाबिंद, क्योंकि कॉमन यही है, आसपास सबको मोतियाबिंद हो रहा है, मोतियाबिंद की सर्जरी, तो उसे हम क्या कहते हैं, सफेद मोतिया होता है वो। और ये जो ग्लूकोमा है ये काला मोतिया। तो इसमें क्या रहता है, खुलवाने आए हैं, बट हम जब देख रहे हैं कि उनकी नस सूख गई है, अब हम चाहे ऑपरेशन कर दे, कुछ कर दे, रोशनी आने वाली नहीं है। तो ये माइंडसेट उनको समझाना, उनको अवेयर ही नहीं है कि ये काला मोतिया भी एक चीज है, कि उन्हें बस सफेद मोतिया, लोगों को जो गांव से भी आते हैं हमारे पास, दूर से भी, उन्हें सबको पता रहता है कि हमें सफेद मोतिया है। माइंडसेट से वो आते हैं। हाँ, कि हमें खुलवाना है, हमारी लेंस लगवाइए अंदर और रोशनी आ जाएगी, बिल्कुल। बट फिर परेशानी भी जान जाते हैं, ट्रीटमेंट भी जान जाते हैं। वही तो, उन्हें समझाना और ये कि नहीं, आपको सफेद नहीं काला मोतिया है, तो ये समझाना भी मुश्किल रहता है। बट वो फिर समझते हैं तो अब काफी लेट हो जाती है। अच्छा, कभी ऐसे भी हुआ कि कोई पेशेंट आए हो और ये बताए हो कि हमें पहले किसी ने किया था, सजेस्ट किया था, पर हमने इस थॉट से कि ये डॉक्टर ठीक नहीं है, हमने छोड़ा और आज हम परेशान हुए, ऐसा हुआ कभी? हाँ, ऐसे काफी मरीज आते हैं, वो ना जैसे कि वो बोलते हैं हमें वहाँ बताया गया था, या ऐसे भी मरीज आते हैं जिनका ग्लूकोमा की दवा स्टार्ट होती है। जैसे कि ये क्या रहता है, इसमें जो दवा स्टार्ट होती है ना, वो अगर एक बार स्टार्ट होती है तो ये लाइफ लॉन्ग, जब तक उनकी जीवन है तब तक उन्हें डालना ही है दवा। तो मेन ट्रीटमेंट क्योंकि मेडिसिन रहता है, फिर फील्ड होता है तो उसके आगे अलग तरीके। तो उसमें क्या होता है, वो मरीज बोल रहे हैं कि हमें दवा दिया गया था 3 महीने के लिए, फिर बुलाया गया था फॉलो अप के लिए, बट हमारी दवा खत्म हो गई, हमने बंद कर दिया। फॉलो अप के लिए नहीं गए नहीं, बट दवा खत्म हो गई, बंद कर दिए। अब खुद से अपने मन से। हाँ, कि दवा 3 महीने का लिखा था डॉक्टर ने, बट ये नहीं बताएंगे कि हमें 3 महीने में फॉलो अप बुलाया गया था। अब वो बंद कर देते हैं, फिर आ रहे हमारे पास अचानक 1 साल बाद। तो हम उनके पुराने, हमने कहा क्या दवा डाले थे, तो हम उन्हें समझाते हैं कि आपको आपके डॉक्टर ने बताया होगा कि जीवन भर चलेगा, दवा आपको बंद नहीं करना है। अब हम तो ये बोलते हैं आप खाना भूल जाए, बट दवा नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं विजन कितनी इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर रोशनी चली गई तो इसमें क्या होता है, एक आंख पहले जाती है, दूसरी आंख वो भी खत्म हो गई, तो दोनों साथ साथ डायग्नोज होता है। तो किसी की अगर रोशनी नहीं है, अब वो बुढ़ापे में वो चल फिर भी पा रहा है, बट उसे नहीं देख पाएगा तो अपना काम तो कर नहीं पाएगा। तो ये बहुत मुश्किल, और ऐसे आते हैं बहुत सारे जो बुजुर्ग रहते हैं कि वो अपना काम वाम कर नहीं पा रहे हैं एकदम, और दिक्कत भी रहता है, तो उसमें हम भी उन्हें काउंसलिंग के अलावा कुछ नहीं कर पाते। जबकि ये प्रिवेंटेबल डिसऑर्डर है कि अगर वो ही हम उनको पहले से जागरूक कर दे कि वो आप डायग्नोज कर लीजिए और दवा जैसे बताया गया चलाइए, तो हम बच सकते हैं, उनकी बाकी की जीवन अच्छे से व्यतीत हो सकता है। मतलब ये कितना जरूरी है कि आप बिना डॉक्टर को बताए अपनी दवा ना बंद करें। हाँ बिल्कुल, दवा जितना आपको दिया जाता है वो आपको कंटिन्यू जैसे बताया जाता है जी, क्योंकि इसमें बहुत सारी दवा नहीं है, कुछ है, बट अभी तो काफी अच्छे दवा आ गए हैं जिससे मेडिकली कंट्रोल्ड हो जाता है जी। तो दवा जैसे दिया गया वैसा उन्हें करना चाहिए, और एटलीस्ट सबको जो इसमें हाई रिस्क जो होते हैं उनमें, जैसे कि 40 इयर्स के अबव मेनली हम बोलते हैं, बट 60 के अबव तो हाई प्रोन रहते हैं, या जिनकी ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री है ग्लूकोमा की, जैसे उनके माता पिता, किसी को ऑलरेडी काला मोतिया सबलबाई इसका दूसरा नाम है वो है, या जो मोटे चश्मे लगा रहे हैं, जैसे हाई मायोपिक है, दूरी के नंबर ज्यादा है तो वो रिस्क फैक्टर है, या ऑलरेडी डायबिटिक या हाइपरटेंसिव है पेशेंट तो वो रिस्क फैक्टर है, या उनकी दवा चल रही हो किसी और चीज की, जैसे कि अस्थमा के लिए वो पंप लेते हैं, या फिर गठिया, उम्र के साथ गठिया तो जोरों में दर्द होने लगता है तो उसमें स्टीरॉयड ट्रीटमेंट चलता है। तो ये एक बहुत हाई रिस्क फैक्टर है स्टीरॉयड इंड्यूस्ड ग्लूकोमा, जो कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल है। तो आप डॉक्टर से अपने मिलिए, आप बताइए कि हमारा ये ट्रीटमेंट चल रहा है ताकि हम समझा पाए।
इफेक्ट करती हैं, कारण होती हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन, और सबसे ज्यादा तो आप मतलब वो हो जाएंगे कि बच्चे। एडल्ट तो आप चलिए वो उनका वो हो गया, उनका ऑलरेडी आर्थराइटिस था। बच्चे जैसे कि अभी जैसे गर्मी आ रही है तो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस एक बहुत कॉमन बच्चों में मिलती है। क्या उसमें सिम्टम्स होते हैं इसके? उसमें जैसे कि लाली, पानी, खुजली, और सुबह उठने पे चिपचिपाहट, सफेद रोपी डिस्चार्ज जिसे हम बोलते हैं, ऐसे रहेगा। ये किस उम्र तक के बच्चों में शुरू हो सकता है? जैसे कि 6 महीने के बच्चे में भी स्टार्ट हो सकता है, और 3-4 साल में तो होती है। मतलब बहुत कॉमन है। जैसे कि हमारे ओपीडी में गर्मी में अगर 200 मरीज है, उसमें से 150 मरीज एलर्जिक ही होते हैं गर्मी में बच्चे। और ये दिक्कत क्या होती है, इसमें परेशान रहते हैं वो, क्योंकि दवा चलेगी तो ठीक हो जाएंगे, एंटी एलर्जी हम चलाते हैं, उसके बाद फिर से मौसम बदलेगा, फिर गर्मी आएगी। हर साल ये दिक्कत चलते रहती है 10-12 साल तक। तो इसमें क्या है, जब बहुत सीवियर रहता है तो, और मरीज भी अगर लेट आ रहा है तो उसमें सीवियर में हमें स्टीरॉइड माइल्ड ड्रॉप, एंटी एलर्जिक के साथ माइल्ड स्टीरॉइड हम चलाते हैं। तो पहले हम उसमें खुद नस जांच करते हैं बच्चे की, कि नस अगर ठीक है, बच्चे की आंख की प्रेशर ठीक है, तो हम उनको माइल्ड स्टीरॉइड आई ड्रॉप के फॉर्म पे 2 वीक्स 1 वीक डिपेंडिंग ऑन सिम्टम। तो अब क्या है, वो ठीक हो गया, 1 महीने तक डाला, बच्चा ठीक हो गया। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, अब उसको 2-3 महीने बाद गर्मी बढ़ी, फिर हो गई। तो इसमें जो हमने दवा दिया उसको फिर से उन्होंने खुद से स्टार्ट कर दिया। अब वो जो स्टीरॉइड है ये बहुत ही अच्छी दवा है। जैसे कि आप चाहे ड्रॉप हो, क्रीम हो, दवा हो, ये एकदम वंडरफुल ड्रग है, बट उसके उतने साइड इफेक्ट हैं। तो साइड इफेक्ट तो उन्हें नहीं पता है, बट उससे एकदम उनकी बीमारी सही हो गई, तो फिर से कंटिन्यू कर लिया उन लोगों ने। अब उससे क्या हुआ, कहीं पेशेंट आते साल भर डालते रह गए अपने बच्चे को। हाँ, कि इससे बार बार लाली खुजली खुजलाता रहता है, तो हमने ये ड्रॉप डाला, उससे एकदम आराम हो गया, तो हम डालते रह गए। अब वो आए, ऐसे कितने बच्चे हैं जो आए हैं और वो 10-10 साल के बस, और जब आए हैं इसीलिए आ रहे हैं। अब लाली खुजली तो हो नहीं रही है इतने टाइम से, अब दिख नहीं रहा है, अब दिख नहीं रहा है ये उस ड्रॉप के साइड इफेक्ट, जबकि उसकी सब कुछ नस वस सब कुछ सही था बच्चे का। अब ये एक लापरवाही कि आपने ये ड्रॉप हमेशा चला लिया, उसकी वजह से स्टीरॉइड इंड्यूस्ड ग्लाइकोमा, नस सूखते गई और वो इरिवर्सिबल डैमेज उसमें हम अब दोनों आंखों में डाल रहे हैं, तो दोनों में हुआ। अब वो बच्चा 10 साल का, उसके आगे की लाइफ लॉन्ग जीवन बची हुई है। अब एक तो लाइफ लॉन्ग दवा भी चलेगी जी, और दूसरा जितनी विजन चली गई है वापस नहीं आ सकती है। तो इसलिए इसमें डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, एक बार जो डैमेज हो गया, जैसे हमारी नस वही है, अगर वो 90%, 95, टोटल 100% डैमेज हो गया तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो बची है सिर्फ उसे बचा सकते। हाँ, यस, जितना बचा है उसी को हम मेडिसिन चलाकर या सर्जिकल बचा सकते हैं। इसीलिए इसके लिए ऐसे बच्चों को देख के मैं तो अपने साइड से जो मैं प्रेस्क्राइब करती हूँ, चाहे जितनी भी भीड़ हो ओपीडी में, मैंने ये कर रखा है कि वो मैं जब स्टीरॉइड किसी को भी प्रेस्क्राइब करती हूँ तो मैं उसे बोलती हूँ बार बार कि ये 2 हफ्ते से ज्यादा या मैंने 1 हफ्ते से दिया तो इस पे मत डालिएगा, इसके नुकसान है, ये नस सुखाएगी। तो मैं उन्हें, पेरेंट्स हो या बच्चा भी हो, उसे भी मैं समझाती हूँ, क्योंकि खुद फील होता है कि हमने एक बार प्रेस्क्राइब किया बट डालते वो रह गए, बट इसकी वजह से इरिवर्सिबल डैमेज हो गया। कहती है कि जब दोबारा फिर हो तो इसी दवा को आप कंटिन्यू मत करिएगा। हाँ, और मतलब जैसे कि जो बाकी एंटी एलर्जिक है उसके लिए हम बोल देते हैं इसके कोई नुकसान नहीं है, आप ना आ पाए हॉस्पिटल में तो इसको चला लीजिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो दवा है जो हमने दिया है आपको, उसको बिना डॉक्टर के सलाह के आप नहीं चलाइएगा। कितना हाई रिस्क कैसे लेते हैं, वो भी आँखों को लेकर के। वही, मतलब मजबूरी रहती होगी उनकी, बट ये है कि ये लापरवाही, जो सपोज एक बार नहीं आए, आपने एक बार चला दिया, बट जो साल भर चला रहे हैं, ये तो हम लापरवाही बोलेंगे कि एक बार वो नहीं आ पाए, चला लिए तो उससे कोई डैमेज नहीं होगा, ठीक है, आपने एक बार और चला लिया, कोई दिक्कत नहीं। बट आप सालों भर कंटिन्यू चलाते गए तो ये तो बहुत दिक्कत की बात है। कोई भी मेडिसिन हम कभी कोई रिकमेंड नहीं करता कि आप हमेशा खाते रहिए। अच्छा, ये इन्फेक्शंस बच्चों में होते हैं सिर्फ मौसम बदलने की वजह से? हाँ, जैसे एलर्जिक जो रहती है, कुछ तो जेनेटिक फैक्टर होता है और मेन एनवायरमेंटल फैक्टर रहता है। तो किसी भी चीज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, तो हमारे
शरीर में कुछ सेल्स होते हैं, कुछ इम्यूनिटी होती है, आईजी सेल्स, ये सारे, तो अगर वो हाइपर सेंसिटिव है उसके अगेंस्ट तो उन्हें हो सकता है। तो सभी को नहीं होता है, तो जिनमें होता है तो ये परेशान करेगी हर गर्मी। तो बचने के लिए क्या कर सकते हैं, बच्चों में हो ना ये? देखिए जैसे कि एकदम प्रिकॉशन आप ले सकते हैं, जैसे कि धूल धूप में बहुत ना जाए, बट आजकल आप कैसे कह सकते हैं, हर जगह कंस्ट्रक्शन है, हर जगह धूल धूप तो है ही और मौसम बदलेगी तो हर जगह होगी। तो बच्चों को जैसे कि चश्मा लगा सकते हैं, चश्मा हम प्लेन हम दे देते हैं कि अगर आपका बहुत ज्यादा ऐसे एरिया में आप रहते हैं तो आप लगाइए, तो उससे थोड़ा बहुत प्रिवेंट करेगा, क्योंकि साइड से तो फिर भी उन्हें धूल जो आना है वो तो आएगी जाएगी। तो इसीलिए बट वही हमारे साइड से जितना हम उन्हें बता पाए तो वो हम सारा बताते हैं। बट ये है कि जो चीज जैसे एलर्जी है वो आप प्रिवेंटेबल या उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे समलवाई या ग्लोकोमा जैसी बीमारी है जिसका इरिवर्सिबल डैमेज है, उसके लिए सबको जागरूक रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो बड़े लोग हैं ये तो उनको कंफ्यूजन हो रही है, प्रॉब्लम समझ में आ, जो आपने कहा कि अमूमन ये छोटे बच्चों में भी होता है, तो वो नहीं समझ पाते होंगे, तो उनको कैसे माता पिता कैसे ये चीज रिकॉग्नाइज करें कि मेरे बच्चे की आंख में कुछ प्रॉब्लम है? देखिए जैसे कि ना एक तो अगर मैं ग्लोकोमा की बात करूं तो बच्चा जब पैदा होता है तो हर बच्चे को एक बार 1 मंथ पे स्क्रीनिंग करनी चाहिए। स्क्रीनिंग में जैसे कि उनकी ना ऑलरेडी आंख बड़ी बड़ी होती है, तो कुछ पेरेंट्स रहते हैं ना, अरे मेरे बच्चे का आंख बहुत सुंदर है, बड़े बड़ी हैं जी बट बड़ी आंखें अगर हम आंखों में ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट की तरह सोचे तो वो एक तो रहता है मायोपिक, हाई रिस्क, नंबर आने के चांसेस रहते हैं बड़ी आंखों में। ये रीजन होते हैं। हाँ, मैंने तो देखा जनरली जब बच्चे पैदा होते हैं बहुत छोटी-छोटी आंखें नहीं कुछ होता है ना जिनके बड़ी बड़ी आंखें रहते हैं और वो एकदम पेरेंट्स खुश रहते हैं कि अच्छा मेरे बच्चों की आंखें बहुत सुंदर है। तो एक तो मायोपिक होने के चांस होता है, दूसरा ज्यादा ही बड़ी होती है, उसको हम ऑफ्थेल्मोस भी बोलते हैं, तो ये ग्लोकोमा के संकेत रहते हैं। तो ग्लोकोमा में भी उसमें भी ना उसे पानी वाटरिंग होगा, तो अगर उसका दोनों आंख है तो पेरेंट्स लापरवाह, उन्हें लगता है कि दोनों यही है, बट अगर एक आंख बड़ी है तो आ जाते हैं तुरंत। वो तब उन्हें अंतर समझ तब अंतर समझ आ जाता है तो आ जाते हैं। तो इसीलिए जरूरी है एक बार 1 महीने में हो स्क्रीनिंग। और दूसरा प्री स्कूल, जब जैसे बच्चा स्कूल से पहले प्री स्कूल एज में है तो एक बार उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि रिफ्रैक्टिव एरर अगर आना हो, उसकी रोशनी अगर कम होगी तो उस समय हम जांच कर ले, अगर रिफ्रैक्टिव एरर उसको करेक्ट किया जाए, अगर उसके तिरछापन आ रही है आंख में उसको हम देख लें, क्योंकि बच्चों में बहुत मुश्किल है पता करना। तो एक तो पेरेंट्स को बहुत ही ज्यादा एक्टिव होना होगा या बहुत ज्यादा उन्हें खुद समझना होगा तभी वो बता पाएंगे, या सबसे ज्यादा होता है टीचर। तो टीचर प्री स्कूल बच्चे का तो टीचर आप क्योंकि बोर्ड में इतना कुछ पढ़ाएंगे नहीं तो उन्हें पता नहीं रहता, तो आइडियली प्री स्कूल में एक बार आपको अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और बच्चे का। और अगर आप खुद चश्मा लगाते हैं, सपोज आपका खुद का नंबर है, माता या पिता, तब तो बच्चों की स्क्रीनिंग करानी चाहिए। तो बहुत हाई रिस्क रहता है कि माता पिता लगा रहे हैं तो बच्चों में भी नंबर हो। अच्छा, ये क्या होता है, हम जो मोस्टली हम लोग अगर अपने एस्पेक्ट्स नहीं यूज किए, कुछ देखना तो हम ऐसे करके देखते हैं तो क्लियर दिखता है। ये हाँ देखिए, एक तो एडल्ट में भी ये रहता है ना कि आप जैसे धूप में भी जाएंगे तो आपको बहुत चमक लगती है, तो चमक से क्या होता है, आंख एकदम छोटी हो जाती है और लगेगा अरे मुझे तो बहुत चकचौनी लग रही है धूप में। तो ये हमारे जो आंख की जो पहली लेयर है ना, हमारी सबसे वो टीयर फिल्म है, आंख की पानी की परत। तो वो जब भी इंस्टेबिलिटी होती है, जैसे कि जो मैंने बताया आपको ड्राई आई, तो उसकी वजह से जब इंस्टेबिलिटी, आंख के पानी की परत ही आपकी सही नहीं है, तो वही सबसे पहली परत है जिससे लाइट पास हो रही है आंखों में, तो वो एकदम ही चकचौनी लगेगी। लाइट धूप में जाएंगे तो आप मन करेगा आंख बंद कर ले, बंद करके एकदम रिलैक्स फील होगा। या हवा भी अगर लगेगी सामने से तो आपको बहुत ड्राई फील होगा और हमेशा लगेगा ना आंख में आपके कुछ है, कुछ भरा है, बट आप देखेंगे कुछ नहीं है। तो ये सब तो ड्राई आई के सिम्टम है। तो ये मेनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या आप
अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलकर उसके लिए दवा स्टार्ट होती है, उससे ठीक हो सकता है। जी जी। अच्छा, ये जैसा कि ग्लूकोमा की हम बात कर रहे थे, ये आफ्टर 60 ही होता है, ये अभी आपने कहा कि युवाओं में भी हो रहा है, बच्चों में भी हो रहा है, तो इसके रोकथाम के क्या मतलब, ये होना इसके क्या तरीके हैं? जैसे कि देखिए, वही मैं बताई हूँ, ये कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल है। इरिवर्सिबल डैमेज तो कर रहा है, बट ये कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल है अगर हम सही टाइम पे उसको डायग्नोज कर पाए। स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। दूसरा, जैसे कि ट्रॉमा, अगर हम बच्चों से बात करें, बहुत बच्चे चोट लग जाती है कि सपोज क्रिकेट बॉल से इंजरी हो गई या कुछ खेल रहा था, नोकीले उससे चोट लग गई, तो उसका तो बाकी चीजें भी डैमेज करेगी, बट वो नस को, तो वो तब तुरंत एक ट्रॉमेटिक एक सबसे कॉमन कारण है। तो उसको, जैसे ट्रॉमा को अगर हम प्रिवेंट करें तो ग्लूकोमा भी प्रिवेंट हो जाएगा। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, दवा कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप ना चलाएं, कि डॉक्टर ने जो एडवाइस किया उसे ही बस फॉलो करें। और तीसरा, अगर आपके बच्चे की कुछ इलाज आपका, जैसे कि पीडियाट्रिशियन किसी भी चीज का, निमोनिया हुआ, कुछ हुआ, उसके लिए अस्थमा के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है, तो भी एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से मिले। एडल्ट में जैसे कि अगर डायबिटिक हाइपरटेंसिव है तो उनको भी, डायबिटिक हाइपरटेंसिव एक ऑलरेडी रेटिना को भी डैमेज करती है, नस को भी, तो उन्हें तो मिलना ही चाहिए एक बार अपना रूटीन चेकअप। और जैसे मैं बताया, जिनको फैमिली हिस्ट्री है वो भी आके मिले। तो एक और जिनको कुछ नहीं है, सपोज मैं हूँ, मुझे नॉर्मल है, मेरा कुछ नहीं है, आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मुझे एक बनता है कि मैंने आज तक, मेरी 40 साल अगर उम्र हो गई, मैं कभी नहीं गई और मैं सोच रही हूँ अच्छा मुझे तो कभी जरूरत नहीं पड़ी, तो ये गलत है कि आपको एक बार 40 साल के बाद कभी भी एक बार आई चेकअप एटलीस्ट करवा लीजिए। अगर आप सब कुछ जांच हो गई, देख लिया गया नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत नहीं, मत जाइए फिर दोबारा। बट अगर कोई दिक्कत निकल आता है तो फिर आपको जितने टाइम पे बुलाए, 6 महीने, साल भर पे एक बार स्क्रीनिंग जरूर कराना चाहिए हर बार। एक और चीज मेरे दिमाग में थी, मोस्टली क्या होता है कि जैसे लापरवाही की ही अगर बात हो रही है, हमने अपनी आंखें डॉक्टर को दिखाई, हम एक चश्मा यूज कर रहे हैं, किसी कारण वो चश्मा टूट गया, गुम हो गया, या वो स्लिप ही हमें नहीं मिल रही है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, फिर उस डॉक्टर से कंसर्न ना करके जो चश्मे की दुकानें होती हैं, जहाँ पावर के चश्मे मिलते हैं, वहां जाकर वो चेक करा लेते हैं, और वो चेक करते भी हैं। तो क्या वो एक्यूरेट बताते हैं? डॉक्टर को दिखाना चाहिए या उनके दिए हुए नंबर्स पे चश्मे बनवा लेना ठीक है? देखिए, जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपने ऑप्टिकल से ले लिया नंबर, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट वो भी सही नंबर देते हैं, ऐसा नहीं है वो गलत नंबर देते हैं। बट सपोज आप गए एक चश्मे की दुकान के पास, तो उन्होंने एक नंबर दिया, आपने लगाया, उसके बाद फिर आप देख रहे हैं उसे साफ नहीं दिख रहा, 1 महीने बाद फिर से आपको लगा कि उन्होंने गलत नंबर दिया होगा, फिर आप दूसरे दुकान गए, फिर आपने वहां बनवा लिया, फिर वो लगाए, फिर लग रहा है ठीक नहीं है। तो आपका जब लग रहा है आपको हर बार नंबर बदलते जा रहा है हमारा, तो आपको कॉन्शियस हो जाना चाहिए क्यों नंबर ऐसे बदल रहा है। आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए ताकि आपकी प्रॉपर जांच हो पाए, क्योंकि जो ऑप्टिशियन है जो है वो तो आपको बस चश्मे का नंबर देंगे, और जो डॉक्टर है उनका काम है चश्मे के नंबर प्लस आपकी आंख की जांच। आंख की जांच में बहुत सारी होती है, जैसे हमारी आंख ना पूरी आई बॉल है, ऊपर से लेके पीछे तक सारी जांच, तो आपकी आंख में पुतली कैसी है या नस कैसी है वो नहीं बता पाएगा चश्मे के दुकान वाला। तो जो ये बार बार चश्मा बदल रहा है, आप कोई आई सर्जन के पास गई, उन्होंने देखा बार बार बदल रहा है, तो आपसे हिस्ट्री पूछा जाएगा आपको शुगर है, तो बताएंगे नहीं हमें कोई शुगर नहीं है, हमें कभी दिक्कत ही नहीं हुई। तो हम बोलेंगे अच्छा एक बार आप चेक करवाइए, तो फिर भी वो रिलक्टेंट रहता है, नहीं हमने कभी दवा नहीं खाया, हमें तो नहीं है। फिर आप करा तो लीजिए, RBS करना है, थोड़ा ब्लड, अब उसमें देख रहे हैं शुगर है, उन्हें पता ही नहीं है, तो ये इंसिडेंटली डायग्नोज हुए शुगर बार बार चश्मे के नंबर बदलने से। तो ये एक बहुत कॉमन कॉज है, फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ ग्लासेस हम जिसे बोलते हैं। एक तो ये शुगर के मरीजों में होता है, दूसरा कारण ग्लूकोमा भी है कि जिसमें बार बार नंबर बदलते रहेंगे। तो इसीलिए बेस्ट तो ये है, अगर आपको जैसे आपकी सुविधा है, आसपास ऑप्टिशियन है, आपको बस चश्मा लगाना है और बहुत चेंजेस नहीं आ रहे हैं पहले के नंबर से, जैसे आप एक नंबर लगा रही है अब 1.25 हो गया, कोई बात नहीं, बनवा लीजिए अगर आपको दिक्कत है हॉस्पिटल जाने में। बट अगर लग रहा है आपको बहुत ज्यादा गैप हो रहा है, नंबर अगर लग रहा है बहुत कम समय में तेजी से बढ़ रही है या तेजी से घट रही है, तो आपको
एक बार आई सर्जन से मिलना चाहिए जी। तो ताकि प्रॉपर जांच हो पाए। ये खुश नहीं हो जाना चाहिए कि अच्छा 1 नंबर लगा रहे थे अब तो आधा नंबर हो गया, मेरी आंख अच्छी हो गई। ये नहीं रहता। डायबिटीज की वजह से भी बहुत फ्लक्चुएट करता है ऊपर नीचे। तो ये खुश हो के अब पहले दिखता था अब पहले दिख नहीं रहा था, चश्मा लगा के रोशनी आ गई, ऐसा नहीं होता है। वहीं रुक नहीं जाना है। हाँ, आपको अगर लग रहा है बहुत चेंजेस वेरिएशन है तो प्रॉपर इवैल्यूएशन कराइए। तो ये बेस्ट टेक्निक यही है। आपकी बात से मुझे ये लगता है कि वो जो कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मुझे यहाँ पे लगता है कि अवेयरनेस इज द बेस्ट पॉलिसी। या कि मैं लोगों को अवेयर कर पाऊँ कि एक ये ऐसी बीमारी है ग्लूकोमा जो साइलेंट थीफ ऑफ साइट है, इसके नाम में ही काला है जी। काला मोतिया इसीलिए क्योंकि इतनी खतरनाक बीमारी है। तो एटलीस्ट जो जिनको मैंने बताया हाई रिस्क फैक्टर है उनको एक बार तो अपनी स्क्रीनिंग, और ये ग्लूकोमा जैसे मैंने बताया सेकेंड लीडिंग कॉज है और उसमें से अंधेपन का 12% जो ब्लाइंडनेस का कारण तो ग्लूकोमा ही है। तो आपको एक बार मिलना चाहिए अपने जहाँ भी आपके आसपास जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं उनसे एक बार मिलिए, प्रॉपर जांच करवाइए और अगर नहीं आती है तो बहुत अच्छी बात है और अगर ग्लूकोमा डायग्नोस होते हैं तो उसकी टाइम पे इलाज और जांच करवाते रहिए। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है। अच्छा, ये वैसे आपके प्रोफेशन से आपके काम से रिलेटेड नहीं है पर फिर भी क्योंकि रोज आप इतने ऐसे लोगों से 2-4 होती हैं तो मेरे मन में भी एक सवाल आ रहा था कि इतनी लापरवाही लोगों के स्वभाव में होती क्यों है? वो भी मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज आई साइट, हम उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। आई साइट देखिए, जैसे कि कुछ लोग होते हैं बहुत ओवर कॉन्शियस भी रहते हैं। मैं नहीं बोलूंगी सारे लोग कि सारे लोग लापरवाह होते हैं, कुछ बहुत वो ऐसे आते ही हैं कि नहीं मेरी आंख की अगर रोशनी नहीं रहेगी तो मैं कैसे रहूंगी। तो उनको अगर हम एक डायग्नोज बता दिए कि आपकी आंखें ठीक है, पानी आने का बस ये कारण है, दवा डालिए, बट वो इतने हाइपर रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है उनसे मिलकर कि आप इतने कॉन्शियस तो हैं। तो वो अगर 10 सवाल भी पूछे तो हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, हम उन्हें समझाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा है आप आए, या कुछ हल्का सा चोट भी लगा आ जाते हैं। लास्ट में जानना चाहूंगी संध्या जी, ये जो जागरूकता अभियान चल रहे हैं कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं? जैसे कि पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे तभी हमारा यही मकसद है कि जागरूकता फैलाएं हम, क्योंकि जैसे मैं बताई हूँ आपको ये बहुत अंडर डायग्नोज रहता है, सिम्टम नहीं है तो लोग आते नहीं है। तो एटलीस्ट हम उन्हें जागरूक करेंगे तो मरीज एटलीस्ट स्क्रीनिंग के लिए आएंगे, क्योंकि जितनी अगर ग्लूकोमा 12% है टोटल ब्लाइंडनेस में तो उसमें से 70% अनडायग्नोज्ड है। अभी भी काफी लोग हैं, अगर हम आसपास ही देखें उसमें से हर 8 में से 1 मरीज ग्लूकोमा के ही होते हैं। बट इसीलिए वो हम उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी तक उनको ना इलाज हो पाया ना डायग्नोसिस बन पाई। तो अगर सही समय पे वो एक बार स्क्रीनिंग करा ले और डायग्नोस हो जाए तो इस बीमारी से बच सकते हैं, उनकी रोशनी बचाई जा सकती है। अच्छा, अमूमन अगर 100 लोग आए हुए हैं जागरूकता अभियान के तहत अपनी आंखों की जांच के लिए तो उसमें कितने लोग डायग्नोस होते हैं ग्लूकोमा या और भी किसी तरह की प्रॉब्लम से? जैसे कि 100 लोग हैं तो बेसिकली जो हॉस्पिटल आ रहे हैं तो वो तो वही मरीज आ रहे हैं जिन्हें दिक्कत है। बट अगर आप स्क्रीनिंग के लिए जो नॉर्मल मरीज भी जा रहे हैं तो उसमें से भी अगर 100 पेशेंट है उसमें से अगर आप मान के चले तो 60 से 70% में दिक्कत तो होगी, क्योंकि सबसे कॉमन कॉज रिफ्रैक्टिव एरर, जो आँख की रोशनी कम होना और जिससे चश्मे से हम प्रिवेंट कर पाए। तो आजकल हर एक देखेंगे हर दूसरे को चश्मा लग रहा है, बच्चों को भी हर एक दूसरा बच्चा चश्मा लगा रहा है, क्योंकि स्क्रीन एक्टिविटी भी बहुत हो गई है। सारे स्कूल में पढ़ाई भी स्क्रीन के, कोविड के बाद तो सारा स्क्रीन ही हो गया है और बच्चों के हाथ में मोबाइल आराम से पहुंच चुका है। हाँ, तो ये एक बहुत कॉमन रीजन है। जितने आते हैं उसमें तो मैं 60-70 भी छोड़िए 80-90% 10% होंगे जिनको कुछ नहीं है या उनका रिफ्रैक्शन एकदम सही है, वरना 80-90% तो बिल्कुल कुछ ना कुछ उन्हें दिक्कत तो होगी जो अनडायग्नोस्ड है। बिल्कुल, मैं तो बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगी आपको, राज आई हॉस्पिटल को, कि आप इतने खुद भी, क्योंकि आप तो डॉक्टर अपना कर्तव्य इतना अच्छे से निभा रहे हैं, लोगों को इतना जागरूक कर रहे हैं। तो आप सभी से भी मैं विशेष अनुरोध करना चाहूंगी कि इस जागरूकता अभियान के तहत आप जरूर जाएं, अपनी आंखों की जांच कराएं। संध्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी यहाँ आने के लिए, इतनी अहम जानकारी हमसे हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। मैं भी आपके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि
इस मिशन में आप हमारे साथ आई और लोगों को जागरूक करने में मदद कर रही हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ संध्या यादव जी, जो एक नेत्र सर्जन है राजाई हॉस्पिटल में। इसी तरह शहर की अन्य शख्सियत को लेकर आपके सामने फिर से मुखातिब होंगी, फिर से रूबरू होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहें लाउडस्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।